जूलिया की मदद से उसने फर्श पर बेहोश पड़ी नोमा को उठाकर उस कुर्सी पर डाल दिया जिस पर पहले जूलिया बैठी हुई थी। जूलिया ने रिमोट कंट्रोलर का रुख उसकी तरफ करके बटन प्रेस किया तो कटाक कटाक की आवाज के साथ ही रॉड्स नोमा के जिस्म के गिर्द जाहिर हो गए। जूलिया ने एक बार फिर बटन दबाया तो एक बार फिर कटाक कटाक की आवाजें सुनाई दी और रॉड्स मजीद अंदर चले गए। अब जूलिया के चेहरे पर इत्मीनान था कि अब उसकी तरह सांस अंदर खींचकर नोमा इन तंग रॉड से बाहर ना आ सकेगी और रिमोट कंट्रोलर को एक तरफ रखकर उसने कुर्सी सीधी की और उस पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें मुसलसल दौड़ रही थी। नोमा की टक्कर ने उसकी पसलियों को या तो क्रैक कर दिया था या टेढ़ा कर दिया था और उनमें से ही दर्द की तेज लहरें सी मुसलसल जिस्म में दौड़ रही थी। लेकिन जूलिया होंठ भींचे खामोश बैठी हुई थी। जाहिर है सालेहा साथ नहीं थी, इसलिए वो खुद ही उस जगह को अपने हाथ से सहलाने में मसरूफ थी ताकि दर्द कम हो सके। टाइगर मशीन पिस्टल लेकर बाहर जा चुका था। जूलिया का यही ख्याल था कि उन दोनों नारायण और फ्रेड के अलावा और कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, वरना जब उसने नारायण और फ्रेड पर फायरिंग की थी तो बाहर मौजूद आदमी लाजमन अंदर आते। वैसे ये भी हो सकता था कि वो यही समझे हों कि नोमा ने फायरिंग की है, इसलिए ना आए हों, क्योंकि उनके रॉड्स में जकड़े होने की वजह से वो मुतमईन होंगे कि ये दोनों बेबस थे। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आ गया। इस पॉइंट पर और कोई नहीं है, टाइगर ने कहा तो जूलिया के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ओके, अब इसे होश में ले आओ, जूलिया ने नोमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ नहीं, ये काम मुझे करना है, जूलिया ने फौरन ही अपना हुक्म तब्दील करते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। आप बैठे, मैं इसे होश में ले आता हूँ, टाइगर ने कहा। नहीं, ये शाइस्तगी के खिलाफ है कि तुम किसी औरत के मुंह पर हाथ रखकर उसे होश में ले आओ, मजबूरी की और बात होती है, जूलिया ने बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा और उठकर नोमा की तरफ बढ़ गई। उसने दोनों हाथों से नोमा की नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही नोमा के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो जूलिया ने हाथ हटाए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई, जबकि टाइगर ने फर्श पर पड़ी हुई एक और कुर्सी सीधी की और उस पर बैठ गया। तुम यहाँ बैठने की बजाय बाहर रहो, ये एजेंसी का पॉइंट है, किसी भी वक्त यहाँ कोई आ सकता है, किसी का फ़ोन भी आ सकता है, मैं खुद ही इससे तमाम मालूमात हासिल कर लूँगी, जूलिया ने कहा तो टाइगर कोई जवाब दिए बगैर उठा और तेज तेज चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जूलिया की नज़रें नोमा पर जमी हुई थी। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, यकलक नोमा ने हड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। क्या कैसे हो गया, जूलिया ने कहा तो जूलिया की आवाज़ सुनकर नोमा को झटका सा लगा और उसकी आंखों में छाई हुई धुंध साफ हो गई। अब उसकी आंखों में शऊर की चमक थी। ये तुम कैसे रॉड से बाहर आ गई, ये कैसे मुमकिन है, नोमा ने सामने बैठी जूलिया की तरफ देखते हुए कहा तो जूलिया ने उसे सांस अंदर खींचने और रॉड्स में खला ज्यादा होने के बारे में तफसील बता दी। लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर तुम जैसी ही हूँ, ये रॉड्स तो मेरे जिस्म पर बहुत टाइट हैं, नोमा ने कहा। रिमोट कंट्रोलर का यही फ़ायदा होता है कि इससे रॉड्स की एडजस्टमेंट हो सकती है और तुम्हें मैंने अपने जैसे अंदाज में आज़ाद होने से रोकने के लिए रिमोट कंट्रोलर से रॉड्स को मज़ीद टाइट कर दिया है, जूलिया ने वजाहत करते हुए कहा। तुम स्विस नजात होकर क्या वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हो, नोमा ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं स्विस नजात ज़रूर हूँ मगर अब पाकिस्तानी हूँ, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल तुम जीत गई और मैं हार गई हूँ, अब तुम जो चाहो मुझसे सलूक कर सकती हो, नोमा ने ऐसे लहजे में कहा जैसे जिंदगी से मायूस हो चुकी हो। मायूसी गुनाह है और तुम्हें हलाक करने से हमें क्या मिलेगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम सब कुछ तफसील से बता दो कि पाकिस्तान लेबॉर्ट्री से एसएस मिसाइल फार्मूला किसने निकाला, उसके पीछे कौन लोग थे, कर्नल विशान को क्यों हलाक किया गया, जूलिया ने कहा। सॉरी, ये स्टेट सीक्रेट है और मैं अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकती, तुम मुझे मार दो या तशद्दुद करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने खुद ही इस प्रोफेशन का इंतखाब किया है जिसमें शिकस्त का मतलब मौत ही होता है। और ये भी बता दूं कि मैंने वो कोर्स भी किया हुआ है जिससे इंसान तशद्दुद प्रूफ हो जाता है, नोमा ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। सोच लो, मौत बहुत भयानक होती है और ज़िंदगी बेहद रंगीन, जूलिया ने कहा। क्या तुम वाकई मुझे ज़िंदा छोड़ दोगी, नोमा ने कहा। हाँ, मैं हलफ देती हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगी, बस शर्त ये कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, जूलिया ने कहा। ओके, मुझे तुम्हारे हलफ पर एतमाद है, पूछो क्या पूछना चाहती हो, नोमा ने सब कुछ बताने पर आमादा होते हुए कहा। जो कुछ जानती हो बता दो, जूलिया ने कहा। हमारी एजेंसी का नाम ब्लैक रॉड था, इसका इंचार्ज कर्नल विशान था,
हमारा मकसद लेबॉर्ट्री और साइंसी फार्मूलों पर काम करना था। काफिरिस्तान और इसराइल में दोस्ताना मुआहदे मौजूद हैं। क्रीमिया में यहूदियों की एक बैनुल अक़वामी तंजीम जिसका नाम लॉर्ड्स है का सुपर एजेंट कर्नल जेम्स यहाँ आया और कर्नल विशान से मिलकर उसने उसे पाकिस्तान के मुल्हका इलाकों, जिन्हें आमतौर पर आज़ाद इलाके कहा जाता है, में साथ कम करने की ऑफ़र की और इसराइली हुक्काम ने काफिरिस्तानी हुक्काम से भी कर्नल जेम्स के मिशन में साथ देने का हुक्म दिया। मिशन ये था कि एसएस मिसाइल की लेबॉर्ट्री को तलाश किया जाए, फिर वहाँ से एसएस फार्मूला हासिल करके कर्नल जेम्स क्रीमिया वापस पहुँच जाए। चुनांचे कर्नल विशान ने आला हुक्काम की सिफारिश पर कर्नल जेम्स का साथ देने का फैसला किया और मुझे भी टास्क दे दिया गया कि मैं कर्नल जेम्स और उसके साथ कुछ और लोग भी हों तो उनसे भी ज़रूर ताउन करूं। तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, ये काम बेहद आसानी से हो गया जो मुझे नामुमकिन दिखाई देता था, क्योंकि उस लेबॉर्ट्री में काम करने वाला पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर इकराम हमारे साथ शामिल हो गया था। कर्नल विशान ने उसे बेपनाह दौलत देने की ऑफ़र की, जबकि मैंने उस डॉक्टर इकराम पर अपने हुस्न का जाल फेंका और वो हमारे ट्रैप में आ गया। मुख्तसर ये कि डॉक्टर इकराम ने लेबॉर्ट्री से न सिर्फ फार्मूला बाहर निकाल लिया, बल्कि कंप्यूटराइज चेकिंग के बावजूद उसने इंतहाई ताकतवर एक बम भी लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंचा दिया और खुद बाहर आ गया। हमने लेबॉर्ट्री को वायरलेस चार्जर के जरिए उड़ा दिया और वापस काब्रिस्तान के लिए रवाना हो गए। हमने स्मगलरों वाला रास्ता इख्तियार किया। जब हमने देखा कि हम महफूज हो गए हैं तो कर्नल विशान ने डॉक्टर इकराम को गोली मार दी। अब कर्नल विशान हर सूरत में एसएस मिसाइल फार्मूले की कॉपी काफिरिस्तान के लिए लेना चाहता था, जबकि कर्नल जेम्स इस फार्मूले को काफिरिस्तान को इसलिए ना देना चाहता था कि पाकिस्तान वाले यहाँ से फार्मूला वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसने मुझे कहा कि अगर मैं ब्लैक रॉड की चीफ बनना चाहती हूँ तो उसके साथ मुकम्मल ताउन करूँ। उसका कहना था कि कर्नल विशान को वो गोली मार देगा और फिर इसराइल के हुक्काम से काफिरिस्तानी हुक्काम को कहलवा कर ब्लैक रॉड्स की चीफ मुझे बना दिया जाएगा। मैंने उस पर असबात में जवाब दिया। चुनांचे कर्नल जेम्स ने अचानक कर्नल विशान को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर काफिरिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर मंगवाकर उस पर कर्नल विशान की लाश लाई गई और कहा गया कि दुश्मन एजेंट ने यह काम किया है और संगलाक पहाड़ों की वजह से वो बचकर निकल जाने में कामयाब रहा है। और फिर कर्नल जेम्स ने वापस जाकर अपना वादा पूरा किया और मुझे ब्लैक रॉड की चीफ बना दिया गया और एजेंसी का नाम बदलकर ब्लैक एजेंसी रख दिया गया, जबकि क्रीमिया की सबसे ताकतवर एजेंसी भी ब्लैक एजेंसी है। नोमा ने तफसील बताते हुए कहा, तुमने इमरान के फ्लैट पर जाकर मिसाइल पिस्टल के जरिए उस पर मिसाइल फायर कर दिया। किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? जूलिया ने कहा, कर्नल जेम्स ने। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बैनुल अक़वामी सीक्रेट सर्विस की सुपर एजेंट बनवा देगा। चुनांचे मैं पाकिस्तान गई। वहाँ काजाक क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर काजाक मेरा दोस्त है। उसने मुझसे पूरा ताउन किया और मैं इमरान को हलाक करने में कामयाब हो गई। नोमा ने कहा, कर्नल जेम्स का फ़ोन नंबर क्या है? लॉर्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? जूलिया ने पूछा। हेडक्वार्टर का मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं कभी क्रीमी रियासत लोसानो नहीं गई, नोमा ने जवाब देते हुए कहा और साथ ही कर्नल जेम्स का फ़ोन नंबर बता दिया। तो जूलिया उठ खड़ी हुई। मुझे तो रिहा कर दो वरना यहाँ कोई नहीं आएगा और मैं सिसक सिसक कर मर जाऊंगी, नोमा ने रोदने वाले लहजे में कहा। मैं अपने साथी को बुलाने जा रही हूँ, अभी वापस आ रही हूँ, जूलिया ने कहा और फिर वो बैरूनी दरवाजे को क्रॉस करके बाहर आ गई। वहाँ करीबी बरामदे में टाइगर मौजूद था। टाइगर, जूलिया ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। यस मैडम, टाइगर ने कहा। मुझे मैडम मत कहा करो, ये लफ्ज़ सुनकर मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं बूढ़ी खुसट हो गई हूँ। मुझे मिस जूलिया कहा करो। यहाँ किसी जगह कॉर्डलेस फ़ोन सेट हो तो वो उठा लाओ। मैं नोमा से कर्नल जेम्स के बारे में कंफर्मेशन कराना चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। यस मिस, मैं ले आता हूँ, टाइगर ने कहा और तेज़ी से एक बरामदे में आगे बढ़ता चला गया, जबकि जूलिया वापस कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। तुम अब क्या चाहती हो? जो कुछ मुझे मालूम था वो मैंने बता दिया है, नोमा ने कहा। तुमने कर्नल जेम्स का फ़ोन नंबर बताया है, इसे कंफर्म कराना होगा तुम्हें। मैं ये नंबर डायल करके रिसीवर तुम्हारे कान से लगा दूंगी। तुमने कंफर्म कराना है कि ये वाकई कर्नल जेम्स है और वो इस सारे मामले में मुलविस है, जूलिया ने कहा। उसी लम्हे टाइगर अंदर दाखिल हुआ और उसने कार्डलेस फ़ोन जूलिया को दिया और वापस मुड़ने लगा। बैठो, चंद लम्हों की बात है, फिर इकट्ठे चलेंगे। जूलिया ने कार्डलेस फ़ोन का रिसीवर उठाकर उस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। ये फ़ोन लो और रिसीवर नोमा के कान से लगा दो, जूलिया ने टाइगर से कहा और टाइगर ने फ़ोन सेट अपने हाथ में रखा और रिसीवर नोमा के कान से लगा दिया।
दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यस। अचानक रिसीवर उठाने की आवाज़ के साथ ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। काफिरिस्तान से ब्लैक एजेंसी की चीफ नोमा बोल रही हूँ। नोमा ने कहा। यस मिस नोमा, फरमाइए। दूसरी तरफ से कहा गया। कर्नल जेम्स से मेरी बात कराओ, एक इंतहाई ज़रूरी मसला है। नोमा ने कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। नोमा बोल रही हूँ काफिरिस्तान से। नोमा ने कहा। ओह तुम, कहो कैसी जा रही है तुम्हारी एजेंसी और कब आ रही हो लोसानो। कर्नल जेम्स का लहजा यकलक तब्दील हो गया था। वो अब बड़े लाड भरे लहजे में बात कर रहा था। जल्द आऊंगी, यहाँ चंद मिशन है वो मुकम्मल कर लूँ। आप जो फार्मूला ले गए थे वो काम आया है या नहीं। नोमा ने कहा। काम आया का क्या मतलब हुआ। कर्नल जेम्स ने चौंकते हुए लहजे में कहा। ये पाकिस्तानी बहुत ड्रामाबाज हैं। ये खौमाखा अपनी छोटी सी चीज़ को बड़ा और दूसरों की बड़ी चीज़ को छोटा कहते रहते हैं। इसलिए मैं पूछ रही थी कि असल में ये आम सा फार्मूला हो, लेकिन इसे एसएस मिसाइल यानी सुपरसोनिक मिसाइल बना दे कि ये रोशनी की रफ्तार से चलता है और पलक झपकते ही टारगेट को हिट कर देता है। इसकी स्पीड इतनी होती है कि कोई दूसरा मिसाइल इसे हिट कर ही नहीं सकता। नोमा ने मिसाइल की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, वो फार्मूला इसराइल की सबसे बड़ी और शानदार लेबॉर्ट्री कासान भिजवा दिया गया है। कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। इसराइल की लेबॉर्ट्री, लेकिन आप तो कह रहे थे कि लोसानो के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप खुद भी तो लोसानी है। आपका हेडक्वार्टर भी लाजमन लोसानो में ही होगा। नोमा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम यहूदी हैं और इसराइल यहूदियों की मुकद्दस जगह है। मेरा ताल्लुक लॉर्ड से है। इस तरह और भी बहुत सी एजेंसियां हैं जो इसराइल को बाकायदा फीड करती हैं। कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा काफिरिस्तान आने का तो कोई इरादा है या नहीं। नोमा ने कहा। नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। कर्नल जेम्स ने जवाब दिया। मैं जल्द आऊंगी, ओके गुड बाय। नोमा ने कहा तो टाइगर ने उसके कान से रिसीवर हटाकर उसे फ़ोन पर रखा और फ़ोन वापस लाकर उसे कुर्सी पर रख दिया। आओ चले और सुनो, मैंने नोमा को हलफ दिया है कि मैं उसे हलाक नहीं करूंगी, लेकिन तुमने तो हलफ नहीं दिया, इसलिए तुम जो चाहो फैसला करो। जूलिया ने करान जुबान में बात करते हुए कहा। इसने बॉस इमरान पर खौफनाक कातिलाना हमला किया है। इसके अलावा इसने इजरायली एजेंटों से मिलकर पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री तबाह की और साइंसदानों को हलाक किया। ये सब कुछ करने वाला कम से कम सजाए मौत का हकदार है। लेकिन बॉस अपने ऊपर किए जाने वाले हमलों का ज़ाती तौर पर इंतकाम नहीं लेते। इसलिए बावजूद इन सब बातों के मैंने अगर इसे हलाक कर दिया तो बॉस मुझसे मुस्तकिल नाराज़ हो जाएंगे। टाइगर ने भी करान जुबान में जवाब देते हुए कहा। सुनो, इस मिशन में तुमने मेरे हुक्म के तहत ये काम करना है, इमरान के तहत नहीं, और इसके लिए तुम इमरान को जवाबदार नहीं हो। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम आ जाना। जूलिया ने करान जुबान में कहा। ये तुम लोग किस जुबान में बातें कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। नोमा ने कहा, लेकिन जूलिया ने मुड़कर ना देखा और कमरे से बाहर आ गई। चंद लम्हों बाद अंदर से फायरिंग और चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। सफदर के फ्लैट में इस वक्त कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा मौजूद थे। वो सब चाय पीने और बिस्किट खाने में मसरूफ थे। जूलिया चूंकि टाइगर के साथ काफिरिस्तान गई हुई थी, इसलिए सफदर ने अपने फ्लैट में इन्हें बुलाया था और वो चाय पीने के साथ साथ मिशन पर भी डिस्कस कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि चीफ ने मिशन को इमरान के मुकम्मल तंदुरुस्त होने तक मुलतवी कर दिया है, कैप्टन शकील ने कहा। मेरा ख्याल और है, अभी इस मिशन के बारे में टारगेट रिपोर्टें नहीं मिल रही कि पाकिस्तान से चुराए गए फार्मूले को यहाँ से कौन ले गया है और वहाँ वो किसकी तहवील में है और किस लेबॉर्ट्री में है। इन सब मालूमात के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। सालेहा ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, पहले मालूमात इकट्ठी करने का काम इमरान साहब किया करते थे, लेकिन अब हमें इस सिलसिले में काम करना होगा, सफदर ने कहा। उसी लम्हे मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो सफदर ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा और उसके साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। जूलिया बोल रही हूँ सफदर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर समय सब चौंक पड़े। अब कहाँ से फ़ोन कर रही हैं? सफदर ने पूछा। अपने फ्लैट से, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ओ, आप वापस आ गई हैं? कब? क्या हुआ आपके मिशन का? सफदर ने बेचैन से लहजे में कहा। तफसील से बात होगी, यहाँ टाइगर भी मेरे साथ है। उसे मैंने पाबंद किया है कि हो सकता है कि तुम में से कोई उसे सवाल करे। अगर तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पर आ जाओ, वरना मैं और टाइगर वहाँ आ जाएंगे, लेकिन बाकी साथियों को बुलाना पड़ेगा। जूलिया ने कहा। यहाँ मेरे फ्लैट पर कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा मौजूद हैं। आप आ जाएगी तो मुझे खुशी होगी।
सफदर ने कहा, मैं आ रही हूँ टाइगर समेत। जूलिया ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सफदर ने भी रिसीवर रख दिया। मिस जूलिया का मिशन क्या था? क्या सिर्फ मालूमात हासिल करना मकसूद थी? वो तो यहाँ से फ़ोन पर भी मिल सकती थी। कैप्टन शकील ने कहा, सिर्फ मालूमात नहीं, मुस्तहक़ा मालूमात, और ख़ास तौर पर जो एजेंसी हमारे खिलाफ काम कर रही है उसके बारे में मालूमात। सफदर ने जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो जूलिया और टाइगर समेत वापस आ गया। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो दोनों भी उस हॉलनुमा कमरे में बैठ गए जिसमें सफदर और उसके साथी मौजूद थे। सफदर ने उठकर अलमारी से जूस के 2 टिन निकाले और एक एक जूलिया और टाइगर के सामने रखकर वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मिस जूलिया, कब पहुंचे हैं आप वतन वापस? सफदर ने कहा। कल रात पहले पहर। यहाँ पहुंचकर मैंने चीफ को इत्तला दी और टाइगर को भी पाबंद कर दिया कि वो होटल के कमरे में ही रहे। जब मैं कॉल करूं तो वो मेरे फ्लैट पर आ जाए। उसके बाद मैंने मिशन की तफसीली रिपोर्ट लिखकर चीफ को भिजवा दी। फिर टाइगर को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलवाया और अब हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। क्या हुआ मिशन का? सफदर ने ही पूछा तो जूलिया ने नोमा के साथ होने वाले टकराव की तफसील के साथ साथ कर्नल जेम्स और यहूदी तंजीम लॉर्ड्स के बारे में भी तफसील बता दिया। हमारा फार्मूला अब कहाँ है? कैप्टन शकील ने कहा। इसराइल की सबसे अहम और नाकाबिल तस्कीर लेबॉर्ट्री कासान में बताया गया है। जूलिया ने जवाब दिया। इसराइल के अंदर या नवाह में कोई कासान नामी शहर तो मेरी याददाश्त में नहीं है, सफदर ने कहा। हो सकता है कि यह लेबॉर्ट्री का नाम हो, जूलिया ने कहा। मैं बताता हूँ। कासान इसराइल में नहीं बल्कि यूनान के करीब बहरे रोम में एक खासा बड़ा जजीरा है। उस जजीरे का नाम कासान है। उस पर कब्जा यहूदियों का है और वहाँ यहूदियों के अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। टाइगर ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम वहाँ गए हो? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। मैं खुद तो वहाँ नहीं गया, अलबत्ता एक बार मैं यूनान गया था। वहाँ एक आदमी ने मुझे इस बारे में बताया था, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। अब यह कैसे फैसला होगा कि कासान लेबॉर्ट्री वही है जिसका महले वकू टाइगर ने बताया है या कोई और है? सफदर ने कहा। हमने पहले करना क्या है? क्या लॉर्ड्स और कर्नल जेम्स समेत सबका खात्मा करना है या पहले कासान से फार्मूला वापस हासिल करना है? कैप्टन शकील ने कहा। कर्नल जेम्स पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री तबाह कराकर अहम फार्मूला ले गया है। फार्मूला तो किसी भी वक्त हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस तंजीम का खात्मा ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने इमरान साहब पर हमला कराया है, सालिहा ने कहा। लेकिन बॉस अपने ऊपर होने वाले हमलों का इंतकाम नहीं लिया करते, टाइगर ने कहा। इमरान साहब खुद बदला ना लें, हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है, सालिहा ने मुंह बनाते हुए कहा। सालिहा ठीक कह रही है। नोमा को भी इसलिए हलाक किया गया है कि उसने कर्नल जेम्स के कहने पर इमरान पर हमला किया, इस बार जूलिया ने जवाब देते हुए कहा।